कैसे हो बेटा? बढ़िया। न्यूटन सेकंड लॉ भी आपने कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। तो अब हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। पहले डेफिनेशन बताता हूं। ये बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज, to every action there is an equal and opposite reaction. Right? To every action there is equal and opposite reaction. Right? This is Newton's third law. या एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सिंपल अगर आप बोल सकते हो, ये फर्स्ट एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। एक्शन एंड रिएक्शन are equal and opposite, right? So action and reaction are equal and opposite। दोनों में से कोई भी आप याद, या to every action there is an equal and opposite reaction, action and reaction are equal and opposite, कोई भी आप याद कर सकते हो। That is Newton's third law। अब न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर एक्शन करते हैं तो वो हमारे ऊपर एक्शन करती है। कैसे? आप फुटबॉल को किक मारते हो, राइट? जैसे मान लो आप फुटबॉल खेलते हो, आप फुटबॉल को किक मारते हो। जैसे आप फुटबॉल को किक मारते हो, क्या होता है? फुटबॉल आगे की तरफ जाता है, आपका पाँव भी आगे की तरफ जाता है? नो। ध्यान से, जैसे आप फुटबॉल को किक मारोगे, आपका पाँव जो है वो पीछे की तरफ आएगा। करके देख लेना, राइट? क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हमने फुटबॉल के ऊपर एक्शन किया, हमने फुटबॉल के ऊपर क्या किया? एक्शन किया, और फुटबॉल ने हमें क्या दिया? रिएक्शन दिया। ध्यान से सुनना, एक्शन हमने किसके ऊपर किया? फुटबॉल के ऊपर, और फुटबॉल ने हमें क्या दिया? रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ये क्या है? फोर्सेस है। व्हाट आर एक्शन एंड रिएक्शन? दे आर फोर्सेस, राइट? तो न्यूटन क्या बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने मान लो हमारे पास, मेरे पास कोई बॉल है, उस बॉल को मैंने धरती के ऊपर फेंक दिया, अर्थ के ऊपर। व्हेन अ बॉल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉल टू अट्रैक्ट द बॉल टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब जब हम किसी भी बॉल को अर्थ की तरफ, मान लो मेरे पास ये बॉल है, मैंने छोड़ दी, right? When a ball fall towards the earth exert a force on the ball to attract the ball towards the center. On the other hand, the ball exert a force on the earth to move the earth upward. मेरी बात समझ आई? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऊपर से जंप नीचे की तरफ मारता हूं, राइट? अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा हूं। देखा? समझ आई मेरी बात? नहीं, यकीन नहीं होता ना? नहीं होता कि नहीं? ये पेन है, इस पेन को मैंने नीचे की तरफ फेंका, जैसे ही पेन नीचे की तरफ जा रहा है, अर्थ इसको लेने ऊपर की तरफ आ रही है। ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। आपने सुई फेंकी ना नीचे, सुई नीचे जा रही है, नीडल बहुत छोटी होती है, लेकिन नीडल भी अर्थ को क्या कर रही है? ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। समझ आ गई? जितनी ये फोर्स अर्थ के ऊपर ला रहा है, उतनी अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। जितनी अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, उतनी ही फोर्स ये अर्थ के ऊपर लगा रहा है कि तू ऊपर आ जा। जैसे मैं जंप मार रहा हूं, मान लो मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ जंप मारता हूं, जैसे मैं जंप मारता हूं, अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं अर्थ को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं। जितनी फोर्स से अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, उतनी फोर्स से
मैं अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये न्यूटन बोलता है। तो कभी आपने देखा कि जैसे आप नीचे जा रहे हो अर्थ ऊपर की तरफ आ रही है आपको लेने, या पेन नीचे जा रहा है तो अर्थ भी ऊपर की तरफ आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों? क्योंकि अर्थ का मास जो है बहुत बड़ा है, और एक्सेलरेशन जो होती है, ध्यान से सुनना है मेरी बात, कि हमारे पास F = ma है, ध्यान से सुनना। तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज, अगर फोर्स सेम है, मैंने क्या बोला कि फोर्सेस सेम है, जितनी अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है उतनी फोर्स हम अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं, बट हमें अर्थ ऊपर आती हुई क्यों दिखाई दे रही? हम तो नीचे जा रहे हैं, पेन नीचे जा रहा है, अर्थ हमें ऊपर आती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हमने पढ़ा F = ma, F कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ma हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या है? सेम है, कांस्टेंट रखी है, राइट। तो a किसके बराबर आ गया? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m क्या है कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होगी। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन क्या है? कम है। जब एक्सेलरेशन कम होती है तो हमें बॉडी की मूवमेंट जो है वो दिखाई नहीं देती है, राइट। समझ आ गई? क्लियर? तो अर्थ की एक्सेलरेशन क्या है? बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और एक्सेलरेशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। क्लियर? इसलिए हमें वो बॉडी दिखाई नहीं देती है, अर्थ ऊपर को आती हुई दिखाई नहीं देती है। क्लियर है? लेकिन ये बात पक्की है कि अगर हम अर्थ के ऊपर जितनी फोर्स, अर्थ इसको नीचे खींच रही है, जितनी फोर्स से ये नीचे जा रहा है उतनी फोर्स से ये अर्थ को खींच रहा है ऊपर की तरफ, राइट। क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो सपोज करो हम चल रहे हैं ना, अर्थ के ऊपर चल रहे हैं, हम अर्थ को क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, अर्थ हमें आगे की तरफ धकेल रही है। जितनी फोर्स से अर्थ हमें आगे की तरफ धकेल रही है उतनी फोर्स से हम अर्थ को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन अर्थ आपको मूव करती दिखाई देती है? नहीं देती। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और उसमें एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। इज दैट क्लियर? पता चला? हाँ, ये बातें आपको पता नहीं होगी। जब हम चलते हैं ना तो हम अर्थ को भी पीछे कर देते हैं। हम ऊपर से नीचे छलांग लगाएंगे तो अर्थ भी आएगी हमें ऊपर लेने, चाहे हम चॉक फेंका, चाहे पेन फेंका, चाहे हमने नीडल फेंकी है, राइट। क्लियर? जो भी चीज़ हम नीचे फेंकेंगे अर्थ उसको ऊपर लेने के लिए आएगी उतनी फोर्स, जितनी अर्थ उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है उतनी फोर्स वो अर्थ के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, बट अर्थ की मूवमेंट हमें क्यों दिखाई नहीं देती है? अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर फोर्स दोनों की सेम है, जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ अर्थ के ऊपर उतनी अर्थ मेरे ऊपर लगा रही है, इसका मतलब मैंने फोर्स को कांस्टेंट रख लिया। तो इसका मतलब एम ए कांस्टेंट हो गया। एम ए कांस्टेंट मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। और जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होगी। इज दैट क्लियर? अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन क्या है उसमें? नेग्लिजिबल है, इसलिए अर्थ हमें मूव करती दिखाई दे ही देती है। तो ये है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अब यहां से एक क्वेश्चन और अराइज हो गया। क्या बोलता है? ध्यान से सुनो। मेरे पास ये मोबाइल है सामने, ठीक है, जितनी फोर्स से आप उसको खींच रहे हो उतनी फोर्स से मैं खींच रहा हूं। मैं एक्शन कर रहा हूं, आप रिएक्शन कर रहे हो, आप उसकी तरफ कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, राइट। ये बिठा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लो बेटा, डन, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे से ये बच्चे ने पूछा कि सर जब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो बॉडी तो मूव ही नहीं करनी चाहिए। मान लो ये बॉडी है, उसने मुझे बोला कि अगर मैं इसको इतनी फोर्स से खींच रहा हूं, मान लो F से, उससे दूसरा बंदा भी इसको F, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मान लो ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है और ये बंदा भी इसको 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो कहता बॉडी तो मूव ही नहीं करेगी। न्यूटन ने तो बोला एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हमारे पास ये बॉडी है, आप बोलते हो कि ये हमारे पास बॉडी है, मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? एक्शन कर रहा हूँ, ये बॉडी क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है। एक ही डायरेक्शन इस तरफ को है, एक ही डायरेक्शन इस तरफ को है। वो कहता कि क्या होगा कि दोनों फोर्सेस तो इक्वल एंड अपोजिट होगी। जब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गई, इक्वल भी है अपोजिट भी है, तो नेट इफेक्ट तो जीरो होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर हम किसी बॉडी को एक तरफ से फोर्स लगाते हैं,
दूसरी तरफ से भी उतनी फोर्स लगाते हैं बराबर, तो बॉडी तो हिलेगी नहीं, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट हमने बोला, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। बट इसका आंसर क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो एक ही बॉडी के ऊपर नहीं लगते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर हम कंफ्यूज होते हो, राइट। न्यूटन ने बोला हाँ अगर किसी बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर किसी बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, इसका मतलब वो बॉडी वहां से मूव नहीं करेगी। मैंने बोला एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। व्हाट डज इट मीन कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। अगर सेम बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो वो बॉडी वहां से जाएगी नहीं। बट एक्शन, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं अर्थ के ऊपर चल रहा हूं, तो मैंने एक्शन कहां पर किया? अर्थ के ऊपर, और अर्थ ने मुझे रिएक्शन दिया। इसका मतलब एक्शन कहां पर हो रहा है? अर्थ के ऊपर। रिएक्शन कहां पर हो रहा है? मेरे के। मेरी बात समझ आई? मैं फुटबॉल के ऊपर किक मार रहा हूं, इसका मतलब मैंने फुटबॉल के ऊपर एक्शन किया और फुटबॉल ने मेरी टांग को पीछे की तरफ कर दिया, तो वो एक्शन मेरी बॉडी के ऊपर लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फुटबॉल के ऊपर ही एक्शन एक तरफ से दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाऊं तो फुटबॉल नहीं मूव करेगा। लेकिन अब बात क्या आ गई कि मैंने फुटबॉल के ऊपर एक्शन किया, मींस एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? फुटबॉल के ऊपर। रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है? मेरी टांग के ऊपर। समझ आई? तो एक्शन एंड रिएक्शन दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज, तो वो कैंसिल कैसे होंगे? राइट? इसलिए न्यूटन जो है थर्ड लॉ वो सही है। क्लियर? हम बोलते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अरे एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट तो तभी कैंसिल होगी अगर वो सिंगल बॉडी के ऊपर लगेंगे। एक्शन हम किसी और पे कर रहे हैं, राइट? जैसे मेरे पास मान लो दीवार है, दीवार के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? एक नेल, जिसको आप कील बोलते हैं, उसको थोड़ी से मार रहा हूं। मैंने नेल रखी दीवार के ऊपर, मैं उसको थोड़ी से मार रहा हूं। मैंने दीवार के ऊपर एक्शन किया और दीवार ने रिएक्शन दिया, तो दोनों डिफरेंट बॉडी होगी। एक्शन किसके ऊपर हुआ? दीवार के ऊपर। रिएक्शन किसके ऊपर हुआ? नेल के ऊपर। समझ आ गई? तो दोनों डिफरेंट बॉडीज हैं, तो कैंसिल कैसे होंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, वो कैंसिल क्यों नहीं होते हैं, तो आपका सीधा एकदम से जवाब आएगा क्या? कि एक्शन एंड रिएक्शन दे आर नॉट एक्टिंग ऑन अ सिंगल बॉडी, दे एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। मेरी बात समझ आई? तो इसका आंसर क्या है? कोई भी आपसे पूछे कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, व्हाई दे कांट कैंसिल ईच अदर, तो आपका आंसर क्या होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन किसी और के ऊपर हो रहा है, रिएक्शन किसी और के ऊपर हो रहा है। इज दैट क्लियर? राइट? अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ध्यान से सुनना एग्जांपल्स, ठीक है? मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के भेज दूंगा, आपने इसको पढ़ लेना है, बट समझना है आपने कि फर्स्ट एग्जाम्पल्स जो हैं, मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा, आपने उसमें से नोट्स बना लेने हैं, बट अभी समझना है। हमारे पास कोई बॉल है, दैट रीबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अ फ्लोर। ये फ्लोर है, बॉल फेंकी यहां से, ठीक है, या हमने बॉल को ऐसे छोड़ा यहां से, जैसे हमने बॉल को फेंका बॉल ऊपर की तरफ आती है कि नहीं? इसका मतलब बॉल ने एक्शन किया फ्लोर के ऊपर, फ्लोर ने बॉल के ऊपर क्या कर दिया? रिएक्शन कर दिया। समझ आ गई? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि जो फ्लोर है दैट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं ऑन द बॉल। दैट्स व्हाई जो बॉल है वो रीबाउंड करती है। क्वेश्चन आता है कि बॉल रीबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अ फ्लोर। ध्यान से सुनना, अ बॉल रीबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अ फ्लोर। लिख दूं फिर तो क्वेश्चन बोलिए आपकी। ए बॉल रीबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अ फ्लोर। व्हाई? तो आपने बोला दैट इज ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फ्लोर एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल ने फ्लोर के ऊपर क्या किया? एक्शन, और इस फ्लोर ने बॉल के ऊपर क्या कर दिया? रिएक्शन। गॉट इट? नंबर 2,
वॉकिंग ओवर पर्सन, जब हम क्या करते हैं ग्राउंड के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, जब कोई बंदा ग्राउंड के ऊपर चलता है तो वो क्या करता है, ही पुशेस द ग्राउंड विद हिज फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय प्रेसिंग द ग्राउंड, और इसको हम बोलते हैं एक्शन। हम जब चल रहे हैं, ये देखो हम चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं अर्थ की तरफ, और अर्थ हमें क्या दे रही है, रिएक्शन दे रही है। इसका मतलब हम अर्थ के ऊपर एक्शन कर रहे हैं और क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, राइट। अब हाउ डू वी स्विम, स्विमिंग में जब हम स्विमिंग करते हैं, ध्यान से देखना, जब भी हम स्विम करते हैं तो अपने हाथ से पानी की तरफ ऐसे करते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पानी के ऊपर एक्शन कर रहे हैं और पानी हमारी बॉडी को क्या दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है। एक्शन रिएक्शन है तो फोर्सेज ही है, हम पानी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, पानी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब हम पानी के ऊपर एक्शन कर रहे हैं और पानी हमारी बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, राइट। अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो हम एक्शन इस तरफ को कर रहे हैं तो रिएक्शन हमारा आगे की तरफ आ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी पर्सन अगर बोट में से जंप करता है तो बोट पीछे की तरफ चली जाती है। ध्यान से सुनना, पानी में बोट है, बोट से आप किनारे के ऊपर आ रहे हो, जैसे ही वो जंप करेगा बोट पीछे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, बताओ। जब पर्सन जंप करता है आउट ऑफ अ बोट, ही पुशेस द बोट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एक्शन। So according to Newton's third law of motion, the boat exert an equal force on the person in the forward direction. तो इसलिए जब पर्सन जंप करता है आउट ऑफ द बोट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, हम बोट के ऊपर एक्शन कर रहे हैं और बोट हमें क्या दे रही है, रिएक्शन दे रही है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही वाई अ गन रिकॉयल, क्वेश्चन है वाई अ गन रिकॉयल, यहां पर लिखो वाई अ गन, GUN, गन रिकॉयल। गन रिकॉयल क्यों करती है, रिकॉयल RECOIL। अच्छा, आप 9th के हो इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ता है, अदरवाइज +1 +2 को तो अपने आप समझ आते हैं। बाय अ गन रिकॉयल, गन रिकॉयल क्यों करती है, वाई अ गन रिकॉयल। गन रिकॉयल का मतलब क्या है कि जैसे हम गन चलाते हैं ना, हैवी गन, तो वो पीछे की तरफ क्या करती है, झटका मारती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम गन चलाते हैं ना तो अपने शोल्डर के ऊपर उसको टाइट करके पकड़ना है, राइट। क्यों, जैसे हम गोली चलाएंगे एकदम से वो गन जो है वो पीछे की तरफ क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो हमारा जो कंधा है ये भी टूट सकता है, क्योंकि जो हमारे पास मोमेंटम होता है गोली का बहुत ज़्यादा होता है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए उसे पीछे जाना पड़ता है गन को, राइट। तो इसलिए आप देखो गोली कितनी तेज जाती है तो गन भी पीछे की तरफ आएगी, तो हमारा जो कंधा है वो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, गन के बारे में ध्यान से सुनना कि जब हम बुलेट फायर करते हैं फ्रॉम अ गन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बुलेट एंड बुलेट एक्सेलरेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द गन। The gun accelerates in the backward direction due to this force, and the force exerted on the bullet, that is known as action, and force exerted on the gun, that is known as reaction. ठीक है, गन का मास लार्जर होता है देन बुलेट, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी दैट इज मच लेस देन द वेलोसिटी विद विच द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, राइट। मैंने क्या बोला कि बुलेट तो बहुत तेज मूव करती है, गन पीछे की तरफ रिक्वायल करेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि गन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होगा, राइट, क्लियर, तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद आ गया वाई अ फायरमैन स्ट्रगल्स टू होल्ड अ होज पाइप। होज पाइप सुना, HOSE, होज पाइप। होज पाइप, फायरमैन के पास जो पाइप होती है ना जिसमें से पानी आता है उसको होज पाइप बोलते हैं, HOSE, होज पाइप। वो स्ट्रगलिंग क्यों करता है, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है उस पाइप से पानी फेंकने। ऐसे नहीं है कि पाइप, जैसे हम घर में पाइप पकड़ा हम ऐसे पानी दे रहे हैं, ये थोड़ा, उसमें पानी बहुत
वेलोसिटी से आता है, क्योंकि बहुत दूर तक हमें पहुंचाना होता है, तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस पाइप को होल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है विच इज रशिंग थ्रू द होज पाइप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द लार्ज स्पीड एंड इट एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑन द हाउस पाइप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो पानी है ना वो लार्ज फोर्स से आगे की तरफ जा रहा है, right? Because stream of water rushing through the hose pipe in the forward direction with a large speed and exert a large force on the hose pipe in the backward direction. And this force exerted on the hose pipe in the backward direction that is known as reaction force. Clear है? समझ लगी? इसलिए हमारे पास क्या होता है कि जो होस पाइप है उसको टाइटली पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज जो पानी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ओके, अब हमारे पास आ गया मोशन ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। जेट प्लेन सुना है? जेट प्लेन्स रॉकेट्स ये कैसे मूव करते हैं? देखो, रॉकेट में, जेट प्लेन में क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है, राइट। जो रॉकेट है या जेट एरोप्लेन है उसमें जो इंजन होता है उसमें फ्यूल बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न होगा तो उसमें से हॉट गैसेस निकलेंगी विद लार्ज स्पीड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन द रॉकेट दैट पुशेस द रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे? ध्यान से सुनना, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको, बट आपने अभी समझना है। ये मेरे पास रॉकेट है, सपोज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर इट्स ओके। ये बन गया भाई, ये रॉकेट है। ये क्या कर रहा है, यहां से गैसेस निकल रही हैं ऐसे, किस तरफ को, बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ गैसेस निकल रही है, राइट। ये गैसेस जो हैं, ये गैसेस बाहर निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल है, फ्यूल बर्न होगा और रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये जो गैसेस हैं दे एक्सर्ट अ फोर्स, ये एक्शन कर रही है एटमॉस्फेयर के ऊपर। जब ये नीचे था रॉकेट तो अर्थ के ऊपर क्या कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है, मतलब तो अर्थ इसके ऊपर क्या देगी, रिएक्शन। जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा तो ये गैसेस जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या करेंगी, एक्शन करेंगी। एटमॉस्फेयर इस रॉकेट को क्या करेगा, रिएक्शन देगा। तो ये एक्शन कर रही है गैसेस, तो रॉकेट के ऊपर क्या हो रहा है, रिएक्शन। इज दैट क्लियर, राइट। तो ये था बेटा हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, पता चला, समझ आ गई। कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई अ गनमैन मस्ट होल्ड द गन टाइटली अगेंस्ट द शोल्डर वाइल फायरिंग अ बुलेट। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम क्या बोलते हैं कि एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जैसे ही वो बुलेट को फायर करेगा तो गन रिकॉइल करेगी। क्यों? क्योंकि गन जो है वो एक्सेलरेट करेगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। क्यों? हम क्या कर रहे हैं, हमने फोर्स, जैसे हमारे पास जो बुलेट है वो लार्ज फोर्स से जाती है आगे की तरफ, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होती है, राइट। वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ज़्यादा मतलब क्या, फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब जैसे बुलेट जाएगी उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, बुलेट गई विद लार्ज फोर्स, उतनी फोर्स से वो क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन को क्या करेगी, पुश करेगी। ठीक है, तो इसलिए इफ देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द शोल्डर ऑफ द गनमैन एंड द गन, then the shoulder of the gunman would get a jerk or kick due to reaction force when the gun recoils after firing a bullet. So as a result of this force, his shoulder may be injured. तो इसलिए हमने गन को टाइट रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी आपने बोटमैन को देखा होगा, बोटमैन भी क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल गया। जो बोटमैन के पास होता है वो पुशिश रिवर बैंक विद क्या बोलते हैं, बैम्बू पोल बोलते हैं उसको। वैसे चप्पू भी बोलते हैं कई बार उसको। एक बैम्बू पोल होता है, आपने देखा होगा टीवी में, बैम्बू बांस का पोल होता है, उसको ऐसे नीचे की तरफ डालता रहता है, फिर बोट आगे की तरफ जाती रहती है। क्यों? वो इतना बैम्बू होता है, वो नीचे की तरफ करता है, तो उससे क्या करता है, वो एक्शन करता है, राइट। और जो सरफेस है नीचे वाला वो क्या देता है, रिएक्शन देता है। या उसके पास जो वो होते हैं फ्लैपर से, जिसको हम चप्पू बोलते हैं, उसके साथ पानी को पीछे की तरफ करता है, वो पानी के ऊपर एक्शन करता है और पानी बोट के ऊपर क्या देता है, रिएक्शन देता है। सो दिस इज द
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई थिंक आपको समझ आ गया हो गया, बस इतनी बातें याद रखनी है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। कोई भी जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए उसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे ही आपने लिखा मार्क्स कभी, उसके बाद क्वेश्चन लिख देना। बस सिंपल सी बात है कि वो एक्शन कर रहा है, वो उसके ऊपर एक्शन दे रहा है अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ, दैट्स व्हाई आगे क्वेश्चन लेके फटाफट अपने नंबर ले। समझ आ गई? पहले मोटा करके वहां पर लिखना, दैट इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर बाद में लिख देना कि कौन किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, कौन किसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है। दैट्स ऑल, क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।